हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं रमोद कुमार। आज भी ये मेरा क्लास 2 है, ठीक है, एमसीक्यू का क्लास नंबर 2। अब आइए शुरू करते हैं। आज भी कुछ कारण से वीडियो अपलोड नहीं, ऑनलाइन नहीं हुए, लाइव नहीं हुए। सोमवार से निश्चित रूप से हम लाइव होंगे, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे, जीवन या पृथ्वी से परे मतलब पृथ्वी के बाहर, ठीक है, से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? यानी पृथ्वी से बाहर संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या कहेंगे? एक्सोबायोलॉजी। एक्सो का मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, तो वो उसको एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीट। कीट यानी इंसेक्ट। इंसेक्ट का अध्ययन। इंसेक्ट का मतलब होगा आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जितने भी पौधे होंगे, आपको जानते हैं कि सबसे बड़ा फाइलम जो है, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद देखो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या हो गया? फंगी। फंगी यानी कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान ये होता है पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान क्या हो गया? पैलियोंटोलॉजी। और पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म यानी जो जीवाश्म है, जैसे मान लीजिए आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले धस गया, मिट्टी में धस गया, पेड़ पौधा बन गया कोयला, तो कोयला बन गया तो वो जीवाश्म के रूप में निकलेगा, तो उसका अध्ययन या जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत देखो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामान मिलते हैं सब जीवाश्म के अंतर्गत। तो पैलियोंटोलॉजी जो है जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करता है। क्लियर? तो ये विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? यहां देखो भाई, यहां देखिए आप, ये आप फिगर को आप देख सकते हो। ये देखो, ये आपको प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। आप प्लांट सेल में देखो, ये आपका केंद्रक है, ठीक है, ये आपका केंद्रक है। यहां भी आपको ये केंद्रक है और यहां भी एक केंद्रक है, ये बड़ा वाला व्हाइट वाला केंद्रक है, ठीक है। यहां पर व्हाइट वाला केंद्रक है और यहां पर रेड वाला केंद्रक है। अब देखो, केंद्रक के बाद ये जो यहां पर जो लिक्विड होता है और यहां भी लिक्विड होता है, तो केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं? देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हो गया? कोशिका द्रव हो गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या हो गया? कोशिका द्रव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ, जेली मतलब लिक्विड जैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटोप्लाज्म। अब आप देखिएगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो ये आपका ये आपका प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? तो कोशिका द्रव, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, यानी कोशिका में जो द्रव है वो कोशिका द्रव हो गया साइटोप्लाज्म, और केंद्रक में भी लिक्विड होता है जिसको केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? प्लस कर दिए, दोनों के सम्मिलित रूप को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। और हक्सले एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा। क्या कहा? जीवन का
भौतिक आधार का है। क्लियर। अब देखो न्यूक्लियोलस, आप देखोगे यहां फिगर में, फिर आइए, केंद्रक के अंतर्गत दोनों में, यहां देखो येलो है, यहां देखो हल्का रेड है, तो दोनों में न्यूक्लियोलस है, यानी केंद्रक के अंदर जो है न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस जो है आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। न्यूक्लियोलस को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्रिका कहेंगे। ठीक है। अब आइए क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ देखो, यहाँ फिगर दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट जो है इसका हिंदी होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। और क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और यह जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यह सिर्फ और सिर्फ हरा रंग का होता है। लेकिन क्लोरोफिल, इसी के अंदर में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल 4 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन। तो क्लोरोफिल ए और बी का रंग हरा होता है, जेंथोफिल का रंग लाल होता है, और कैरोटीन का रंग पीला होता है। अब देखो, बड़े प्लांट और छोटे प्लांट बहुत सारे पौधे हैं जिनमें पत्तियां हरी होती है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। आप देखिएगा सिंघाड़ा का पत्ती लाल होता है या उसका जड़ लाल होता है, लाल साग की पत्तियां लाल होती है, तो उसमें कैरोटीन क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक। जेंथोफिल पीला होता है, बहुत सारे देखिएगा सजावटी पौधे, क्रॉटन वगैरह ऑफिस के जो बाहर लगाते हैं, उसकी पत्तियां पीली और हरा और रेड रेड का स्पॉट होता है, तो उसमें कैरोटीन क्लोरोफिल पाया जाता है। कैरोटीन को जरा 3 तरह से पढ़ेंगे। एक कैरोटीन क्लोरोफिल है, कैरोटीन पिगमेंट है, और केराटिन प्रोटीन है। कैरोटीन जो पिगमेंट है जिसके चलते गाजर का रंग लाल होता है, कैरोटीन क्लोरोफिल है जिसके चलते लाल साग की पत्तियां लाल होती है, और सिंघाड़ा का जड़ लाल होता है, उसकी पत्ती लाल होती है। सिंघाड़ा ही एक ऐसा पौधा है जिसके जड़ में क्लोरोफिल है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके जड़ में होता है। क्लियर। अब देखो, उसके बाद हो गया ये आपको केराटिन, तो केराटिन प्रोटीन होता है जिसके चलते ये केराटिन प्रोटीन जो है नाखून में, बाल में, जानवर के खुर में, सींग में पाया जाता है। और कैरोटीन पिगमेंट एक और है जिसके कारण दूध का रंग पीला होता है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपका क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। संवहन पुल, संवहन उत्तक, वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू में क्या हो गया? जाइलम और फ्लोएम। क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम, सी नंबर। अब देखो, जाइलम का देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन है, भोजन लेके जा रहा है, और फ्लोएम में अपवर्ड भी है और थोड़ा बहुत डाउन भी है। 2 वे में मान लो बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो सिंघाड़ा का पौधा है, सिंघाड़ा जिसको ट्रेपा पानी फल भी बोलते हैं, उसमें अगर जड़ में प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोज्य पदार्थ तो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। लेकिन जाइलम में जब भी होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, फ्लोएम में जनरली डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, लेकिन कुछ पौधे में अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों चलते रहता है। तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये संवहन पुल बनाते हैं। अब देखो, जाइलम और स्थूलकोण उत्तक है। ठीक है। अब आप इसको समझिएगा, ये परमानेंट टिश्यू जो होता है, परमानेंट टिश्यू, इसका हिंदी होगा अस्थाई उत्तक। ये अस्थाई उत्तक आपको 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा सिंपल उत्तक, सिंपल टिश्यू, और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये इसका हिंदी हो गया जटिल उत्तक, और इसका हिंदी हो गया सरल उत्तक। जटिल उत्तक और सरल उत्तक, इसमें आ जाएगा जाइलम और दूसरा फ्लोएम, और इसमें आ जाएगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यह हो गया मृदुत्तक, मृदुत्तक। यह हो गया कोलेनकाइमा, हो गया स्थूलकोण, स्थूलकोण उत्तक, और यह हो गया दृढ़ उत्तक। अब देखो,
परमानेंट टिश्यू, ऐसे प्लांट टिश्यू दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे बताते हैं, इसी में है एक क्वेश्चन। परमानेंट टिश्यू जो है ये सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में सरल ऊतक में पेरेन्काइमा मतलब मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा मतलब स्थूल कोण ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा मतलब दृढ़ ऊतक, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आता। अब देखिए ये पेरेन्काइमा जो है ये जड़ और तना में पाया जाता है और इसका मेन काम है भोजन को स्टोर करेगा, ठीक है। ये पेरेन्काइमा जलीय पौधों में ये कन्वर्ट कर जाता है एरेन्काइमा में। किसमें कन्वर्ट कर गया? एरेन्काइमा में, यानी ये वायुतक में कन्वर्ट कर जाता है। और एरेन्काइमा में जब कन्वर्ट कर गया तब आप देखिएगा ये जलीय पौधे को डूबने से बचाने का काम करता है। इसलिए देखिएगा आप जलकुंभी देखिएगा, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी में देखिएगा इस तरह का, ये मान लो कि जलकुंभी की पत्तियां हैं तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह का मोटा मोटा होता है, दाबिएगा फट फट बजेगा, तोड़िएगा तो गदेदार रहता है, उसमें एयर स्पेस होता है। तो जब पेरेन्काइमा में एयर स्पेस होता है तब उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं, वायुतक कहते हैं। और यह जलीय पौधा को डूबने से बचाने का काम करता है ताकि पौधे पानी के ऊपर क्या करें? तैरते रहें। क्लियर? अब देखो ये कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक जो है यह पौधे को सहारा प्रदान करता हुआ इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब लचीला। आंधी तूफान में अब देखिएगा बड़ा बड़ा जो पौधा है ताड़ खजूर का, देखिएगा अब टूटा अब टूटा अब टूटा, लेकिन टूटता नहीं है। जैसे आंधी खत्म होगा वो स्थिर हो जाएगा। क्यों? यह लचीला होता है। आप पेड़ की डाली को नीचे की तरफ लंबाइए, एक ऐसा समय आएगा बहुत नीचे तक आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि टूट जाएगा, और नहीं टूटा फिर छोड़िएगा तो अपने स्थान पर चलाएगा। तो यह इलास्टिक लचीला होता है जो पौधे को आंधी तूफान में टूटने से बचाने का काम करता है। ये कोलेनकाइमा हो गया। स्थूल कोण ऊतक। स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक वो निर्जीव होता है, जो बाहरी आवरण होता है, पौधे का छाल हो गया या बीज के ऊपर का बाहरी, जैसे नारियल का जो बाहरी ऊपर है हार्ड वाला, गड़ी के ऊपर का जो हार्ड वाला होता है या छिलका होता है, तो ये सब स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है जो हार्ड और कठोर होता है और यह भी पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जाइलम में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम जानते ही हो, यह जल और खनिज लवण को पौधे में पहुंचाने का काम करता है नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे में जो भोजन का निर्माण होता है उसका संवहन फ्लोएम के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक पुल बनाते हैं। संवहन का मतलब वेस्कुलर, लाना ले जाना, तो ये जाइलम और फ्लोएम। अभी आपको जाइलम स्थूल कोण ऊतक, मृदुतक, दृढ़ ऊतक सब हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? अब देखो पेशी ऊतक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यहां देखो स्मूथ मसल, इसको हम लोग इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलते हैं, या ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलते हैं, या इसको अनस्टिप्ड मसल भी बोलते हैं, यानी अनैच्छिक पेशी। स्टिप्ड को बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स यानी रेखित पेशी, यह है अनरेखित, यह है रेखित, या इसको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। यह हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे मान लीजिए इच्छा करेगा तो गर्दन ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, पलक झपकार लिए चाहे खोल दिए, हाथ को उठाए चाहे नहीं उठाए, तो इस सभी में हाथ पैर गर्दन इस सब में पाया जाता है। यह हमारी इच्छा से काम नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद होता है कार्डिक मसल। ये कार्डिक मसल जो है हृदय में पाया जाता है, जो जीवन भर गति करता रहता है। यह अगर कार्डिक मसल की गति बंद हो गई तो आदमी बचेगा नहीं, सीधे 4 आदमी उठाएंगे ले जाके पहुंचा देंगे। तो ये जीवन भर गति करता है, हृदय में पाया जाता है, और शरीर का यही एक अंग है हार्ट, जो कभी रेस्ट आराम नहीं करता है, बंद नहीं होता है। जिस दिन बंद हो जाएगा व्यक्ति सदा के लिए बंद हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको पेशी ऊतक कितने होते हैं? 3 होते हैं। मृदुतक और स्थूल ऊतक ऊतकों के प्रकार हैं। अभी बताए हैं मृदुतक और स्थूल ऊतक किसके प्रकार हैं?
तो अस्थाई, सरल अस्थाई, यहां पर अस्थाई ये आपको होगा सरल अस्थाई ऊतक के प्रकार है। ठीक है, सरल अस्थाई ऊतक के प्रकार है। यहां अस्थाई बना लेंगे, ऐसे इसी का दे दीजिएगा। सरल अस्थाई अभी आपको बताया है कि सिंपल टिश्यू, परमानेंट सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा यानी मृदुतक, स्थूल कोलूतक और दीर्घ ऊतक तीनों आते हैं। तो ये हो गया सरल अस्थाई ऊतक। संवहन ऊतक अभी बताए हैं, जाइलम और फ्लोएम। यांत्रिक ऊतक नहीं होता है, तंत्रिका ऊतक जो है इसमें तंत्रिका के अंतर्गत न्यूरॉन आएगा, न्यूरॉन मसल्स आएगा, सेंसरी नर्व आएगा, ये आपको संवेदी तंत्रिका और मोटर नर्व प्रेरक तंत्रिका ये आता है, ये तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत। यहाँ आपका फिगर दिया हुआ है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये गोल गोल है, साइड में न्यूक्लियस है, ये देखो हेक्सागोनल टाइप का है और इसमें भी न्यूक्लियस है, और ये देखो मकड़ी के जाल के जैसा है स्क्लेरेन्काइमा, इसलिए ये हार्ड आवरण बनाता है, ये लचीला होता है और यह भोजन संग्रह करने का काम करता है। पैरेन्काइमा भोजन संग्रह करेगा, कोलेनकाइमा ये लचीला बनाएगा और स्क्लेरेन्काइमा ये हार्ड होता है। ठीक है, पादप ऊतक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब कौन सा गलत है चुनिए, इसमें सही दिया हुआ है, गलत कौन है? तो जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। परिवहन यहां रीता नहीं है, ये होगा करता है। ठीक है, उसके बाद जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है, सही है, अभी बताए। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है, ये भी सही है। तो बच गया चौथा, तो ऑलरेडी गलत होगा, जो चौथा बच गया ऑलरेडी गलत होगा। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होता है, जो गलत है। जाइलम में सामग्री एक दिशा में स्थानांतरित होता है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसका जड़ ऊपर निकलता है, लेकिन एक पौधा है जिसका जड़ ऊपर की ओर निकलता है, वो बता देते हैं। ये मान लो इस तरह से है, ये पौधा है और इसका जड़ गया, ये जड़ इस तरह से ऊपर आएगा। ठीक है, यहां पर जो होता है इसको बोलते हैं पोर, पोर, पोर यानी छिद्र, और इसको बोलते हैं निमेटोफोर, निमेटोफोर रूट। ठीक है, और ये जो है ये एग्जाम्पल इस पौधा का है राइजोफोरा। राइजोफोरा में इसका जड़ जो है भूमि के साथ साथ ऊपर की ओर भी निकल जाता है और उस जड़ को निमेटोफोर जड़ कहते हैं। और यह पौधे को जो है ना श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। जड़ श्वसन में सहायक नहीं होता, लेकिन यह जड़ श्वसन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित करता है, जो गलत है, यह एक दिशा में स्थानांतरित करता है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? ये सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा अंग क्या हो गया? त्वचा हो गया, स्किन सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, और ग्रंथि में सबसे बड़ा हो गया लीवर, यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ा अंग में ये हो जाएगा, हड्डी में फीमर हो जाएगा। ठीक है, पेट, पेट में तो बहुत कुछ होता है, चला स्टोमक है, स्टोमक में भोजन का पाचन होता है, अमाशय जिसको बोलते हैं। पेट मतलब अमाशय से ही लिया जाता है, ऐसे बायोलॉजी में पेट कोई शब्द नहीं है, स्टोमक है, तो मान लिया जाता है पेट का मतलब स्टोमक अमाशय, और अमाशय में भोजन का पाचन होता है, और अमाशय से ही भोजन का प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। ठीक है, गुर्दे, किडनी, मनुष्य में किडनी की संख्या कितना होता है? 2 होता है, और इसका जो है औसत वजन प्रत्येक किडनी का, एक किडनी का औसत वजन 140 टू 150 ग्राम, और दोनों का हो जाएगा 280 टू 300 ग्राम इसका हो जाएगा। दिमाग, ब्रेन जानते ही हो, ब्रेन मस्तिष्क 3 पार्ट में बता होता है, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और जितनी भी क्रिया हमारे शरीर में होती है उसी का संचालन कहां से होता है? ये दिमाग से, मस्तिष्क से होता है। क्लियर? रक्त और हड्डियों गैस के उदाहरण है, ब्लड और हड्डी किसका उदाहरण है?
जैसा ही जोड़ने का काम करेगा, ब्लड और हड्डी दोनों जोड़ने का काम करेगा, तो ये हो जाएगा संयोजी ऊतक। अब देखो कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा है कि रक्त होता है, तो संयोजी ऊतक भी ऑप्शन रहता है, और दूसरा तरल संयोजी ऊतक भी ऑप्शन होता है। तो संयोजी ऊतक में दो होता है, एक ठोस एक सरल, तरल एक ठोस और एक तरल। तो जब पूछेगा कि रक्त होता है, तो ये संयोजी ऊतक भी ऑप्शन है और तरल संयोजी ऊतक भी ऑप्शन है। तो आंसर क्या, दोनों जब रहेगा तब क्या लगाएंगे, तरल संयोजी ऊतक। और दोनों में से कोई ये वो रहेगा तब तो टेंशन नहीं है, ये रहे या ये रहे। हड्डी में भी वही बात है, अगर हड्डी रहे, ठोस संयोजी ऊतक रहे और संयोजी ऊतक रहे, तब ठोस लगाएंगे, तब संयोजी ऊतक नहीं लगाएंगे। एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू जो है ये हमारे शरीर का बाहरी और आंतरिक भाग का निर्माण करता है, ये जंतु ऊतक है, जंतु ऊतक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका हिंदी होगा विभाज्योतक, विभाज्योतक ऊतक। और विभाज्योतक ऊतक तीन पार्ट का होता है। अब देख लो जरा इसको, एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम इसका हिंदी होगा शीर्षस्थ विभाज्योतक। उसके बाद होता है लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभाज्योतक। और उसके बाद होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम ये अंतर्वेशी विभा। अब देखो शीर्षस्थ विभाज्योतक का क्या काम है, ये तना, मान लो कि ये तना है, यहां पर देखो ये तना है तो यहां पर पाएगा, या नीचे में जड़ है तो जड़ के यहां पर पाएगा। ये तना और जड़ के शीर्ष टिप पर पाया जाता है, और उसी में ये शीर्षस्थ विभाज्योतक में ही विभाजन के फलस्वरूप पौधे के लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है, यानी पौधा का तना बढ़ेगा या जड़ बढ़ेगा। क्लियर। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम, ये बगल में होता है, यहां देखिए ये फिगर है, ये बगल में होता है लेटरल मेरिस्टेम, ये बगल में होता है, ये पार्श्व में। और इसमें जब विभाजन होगा तो पौधा का मोटाई में वृद्धि होगा, पौधा मोटा होगा। क्लियर। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम, आप अपना बचपन याद करो, कभी आप गांव में जा रहे हो खेतों के मेड़ पर, कोई छोटा सा पौधा मिला, उसका ऊपर का ये टिप तोड़ते हुए चले गए, उसका ऊपर का टिप तोड़ दिए, फुनगी जिसको बोलते हैं। तोड़ देने के बाद आप देखिएगा, कुछ दिनों के बाद देखिएगा बगल से यहाँ नया तना का निर्माण होगा। या आपका बगीचा है, बगीचा के बगल में खेत है, सारा आम का जड़ उस खेत में जाता है, हल साल जोतिएगा, ट्रैक्टर चलाइएगा, जड़ कटेगा, यहां से कट गया, यहां से निकल गया, फिर यहां कटेगा, इधर निकल जाएगा। तो ये जड़ और तना के शीर्ष के नष्ट होने से बगल से नए और तना का, बगल से नया जड़ और तना का निर्माण करता है। तो ये हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेम का यही काम है। तंत्रिका उत्तरक अभी बताए, इसमें न्यूरॉन आएगा, पेशी संवेदी तंत्रिका आएगा, प्रेरक तंत्रिका आएगा, ये सब तंत्रिका उत्तक के भाग है जो सेंस को और सेंस ऑर्गन को लाने और ले जाने का काम करता है। निम्न में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के लिए निर्धारण के लिए जिम्मेवार होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? एंथोसाइन। एंथोसाइनिन के कारण ही साइनिस लिखा हुआ, इसको बना लेंगे नीन होगा, साइनिन ये होता है। हीमोसाइनिन जो होता है ये मोलस्का में, मोलस्का ग्रुप के जीवों में ब्लड पिगमेंट है, और इसी हेमोसाइनिन के कारण ये मोलस्का में पाया जाता है। इसी हेमो के कारण मोलस्का का रक्त जो है हरा या नीला होता है। इस हेमोसाइनिन में Cu यानी तांबा धातु पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? तांबा। एंडोसाइनिन और मायोसाइनिन कोई टर्म नहीं है। अब आइए, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति मतलब बाहरी आवरण को निर्माण करने वाला। अब देखो, कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एक कार्बोहाइड्रेट का जो है ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है जो जल में अघुलनशील होता है।
ये स्टार्च भी एग्जाम्पल है, ग्लाइकोजन भी एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखो, ये प्लांट सेल में 3 पार्ट होते हैं। ये हो गया प्राइमरी बाल, ये सेकेंडरी बाल हो गया, ये मिडिल लेमिना हो गया, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वाल जो है कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना होता है। माल्टोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइसेक्राइड जो बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 गो ग्लूकोज मिलेगा तो ये गो माल्टोज बनेगा। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और यह लेक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन से बना होता है। ठीक है, तो ये सब डाइसेक्राइड है। डाई का मतलब 2, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज सब मोनोसेक्राइड है। तो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जल में घुलनशील होता है, लेकिन पॉलीसेक्राइड जो है ये जल में घुलनशील नहीं होता। स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड है, जल में घुलनशील नहीं होता। लेकिन आप पूछ सकते हो कि सर आप बता रहे हो जल में घुलनशील नहीं होता, लेकिन कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं, बिकोसूल वगैरह खाते हैं, या जो भी गैस की जो दवा खाते हैं जिसमें देखिए सरसों की दाना की तरह होता है, उसके बाहरी आवरण जो होता है वो स्टार्च का बना होता है, वो जल में घुलनशील होता है, वो अपवाद होता है। ठीक है, तो कुछ अपवाद है जो जल में घुलनशील है, यानी कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है जो जल में घुलनशील होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाइए अच्छा लगे तो। उसके बाद ये जो पीडीएफ है ये हम अपना ये टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है रमोद सर बायोलॉजी बाय रमोद सर। ध्यान से सुनिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी बाय रमोद सर। इस चीज को ध्यान से रखिएगा, बायोलॉजी बाय रमोद सर। वहां लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां भी क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर देंगे। कुछ दिन के बाद उस पर हम ये पीडीएफ डाल देंगे। थैंक यू।